वेलकम टू शिवा टेल, जहाँ पर आपको मेरी इमेजिनेशन स्टोरी इन द फॉर्म ऑफ शैनोंग सुनने को मिलेगा। और अगर आप लोगों को मेरी तरह शैनोंग की स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब मैं किसी भी तरह का नया स्टोरीज अपलोड करूँ। और अगर आप लोगों को मेरी ये वन शॉट स्टोरी पसंद आए, इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। फाइनली गाइस, आई एम बैक विथ ए वन शॉट। आई होप आप लोगों को ये वन शॉट पसंद आएगा। और आप लोगों के लिए एक नया न्यूज़, मैंने एक इंस्टाग्राम आईडी ओपन किया है शिवा टेल के नाम से। आई होप आप मुझे फॉलो करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बहुत बातें हो गया है, चलिए शुरू करते हैं आज का स्टोरी, जिसका नाम। कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत से इंसान को दिखाया जाता है जो अपने फियांसे, जो उसके बगल में ही बैठा था, उसके साथ बैठकर पब में एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक से उसके बॉडी में एक सनसनाहट सी महसूस होती है, जिसके चलते उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। जिसके बाद वो अपने बगल में बैठे हुए इंसान की ओर देखकर कहता है, चैन, क्या हम चले? क्योंकि मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हम घर नहीं चल सकते? जिसे सुनकर बगल में बैठा हुआ इंसान, यानी कि जियान चैन, जो कि बीजिंग शहर के जियांग कॉरपोरेशन का इकलौता अल्फा लेजिटिमेट चाइल्ड था, यानी कि उनका अल्फा एयर, उसकी ओर देखकर कहता है, वांग जी, क्या तुम बिहेव नहीं कर सकते? अब हम लोग पब्लिक प्लेस में हैं और खास करके एक दूसरे इंसान की पार्टी में एज ए गेस्ट। तो तुम मुझे कैसे यहाँ से जाने के लिए कह सकते हो? और तुम्हारा जो तबीयत खराब हुआ है तुम उसे बेयर कर लो, क्योंकि लास्ट 5 years जब से हम दोनों का एंगेजमेंट हुआ है, तुमने आज तक कभी भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं किया है सेकेंडरी जेंडर को। ऐसा लग रहा है कि बस तुम्हारा ये एक फैंटम एक है जो हर बेटा को होता है। और मुझे लग रहा है कि जितना मैं हम दोनों के फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक क्लास 1 ग्रेड का अल्फा हूँ। तो मुझे मेरे रट में एक ओमेगा चाहिए और उसका फेरोमोन जो मुझे सूट कर सके। और मुझे नहीं लगता जिससे सुनकर हमारा वांग जी, जो उस इतना पेन बढ़ चुका था, उसका आंखों के आगे ब्लरीनेस छाने लगा था, वो कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ, लेकिन हम दोनों का किसी भी तरह का फ्यूचर नहीं है। क्या इसका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ अपना एंगेजमेंट को तोड़ रहे हो? जिसे सुनकर जियांग चन कहता है कि तुम ऐसा ही सोच सकते हो, और मुझे लग रहा है कि मेरा छोटा भाई, जो तुम्हारी तरह एक बेटा है, तुम उसके साथ एक अच्छा कपल फॉर्म करोगे। जो बात सुनकर वांग जी, जो कि अभी भी बहुत ही सारे ज्यादा पेन में था, वो चिढ़ते हुए खड़ा हो जाता है और वहां से जाने लगता है। और उसे ऐसा लग रहा था कि ये देखकर जियांचन उसे रोकने लगेगा, लेकिन उससे उलट तभी अचानक से जियांचन का पर्सनल सेक्रेटरी रोज वहां पर प्रेजेंट हो जाती है और जियांचन की ओर देखकर कहती है कि बॉस, मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ गया है कंपनी में, तो आपको तुरंत ही कंपनी जाना पड़ेगा। जिसे सुनकर वो तुरंत ही मेरे ओर ना देखकर वहां से भागकर अपने असिस्टेंट के साथ चला जाता है। जिसे देखकर मैं, जो धीरे धीरे वहां से जा रहा था, तभी सुन पाता हूँ कि वहां पर प्रेजेंट सभी लोगों की बातें जो मुझे मॉक कर रहे थे, क्योंकि मैं एक आम सा बेटा होकर एक ए ग्रेड अल्फा को पाने की चाहत रख रही थी। लोगों के ऐसी बात को सुनकर मैं और वहां पर नहीं रुक पाया, तो मैं वहां से भागकर अपने कार की ओर चला जाता हूँ, ताकि मैं उन लोगों के आवाजों से और सभी के ग्लेज से दूर जा सकूं। तभी जब मैं कार के अंदर अपने आप को सेटल कर लेता हूँ, तो मुझे रियलाइज होता है कि वो उस वक्त जियांचन ऐसा नहीं था। पहले
जबकि कोई भी इंसान मुझे बेटा कहकर चिढ़ाता था तभी वो सभी को गुस्सा होते हुए कहता था कि वांग जी एक लेट ब्लूमर है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एक बेटा है, वो बाद में अपने आप को सेकेंडरी जेंडर में प्रेजेंट कर लेगा, जिस चीज से मैं भी बहुत खुश होता था। लेकिन आजकल वो मुझे पिछले 5 सालों में अपने आप को सेकेंडरी जेंडर ओमेगा में प्रेजेंट ना करने के लिए हमेशा सुनाता रहता था। लेकिन मैं आज तक ये समझ नहीं पाया मेरा बेटा होने में दिक्कत ही क्या है। क्या बेटा किसी भी तरह का इंसान नहीं है या कोई जानवर है जिसको जीने का किसी भी तरह का हक नहीं है या वो सपना नहीं देख सकता? और उसके अलावा मैं कोई आम फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता हूँ ना। मैं एक इंटेलिजेंट अकाउंटेंट हूँ जो मेरे कंपनी लैंड फैमिली में एक मैनेजरल पोस्ट में हूँ। जो सभी बातों को सोचने के बाद मेरे आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगता है और मैं अपने लिप्स को बाइट करने लगता हूँ ताकि मैं अपने ये आंसू को कंट्रोल कर सकूँ। लेकिन उसके उलट मेरे आंखों से और भी तेजी से आंसू बहने लगता है क्योंकि अचानक से मेरे बॉडी में जो पेन था वो बढ़ जाता है। यानी कि मेरे बॉडी का पेन मेरे हार्ट के पेन के साथ जुड़कर मेरे आंखों से बाढ़ आ गया था। तभी मेरे ये इमोशनल स्टेट में एक नॉक ने इंटरप्ट किया, जिसके चलते जब मैं अपने आंखों के आंसुओं को पोंछकर मेरे विंडो की ओर देखता हूँ तो पाता हूँ सामने एक बहुत ही हैंडसम सा इंसान खड़ा हुआ है और लोगों के मुताबिक वो एक बेटा है जो कि जियान फैमिली का इलिजिटिमेट चाइल्ड है, यानी कि मेरे एक्स फियोंसे जियानचैन का छोटा भाई जियांग वुशियान, जो कि मेरे तरफ एक क्यूरियसी आई से देख रहा था, जिसे देखकर मैं बिना कुछ कहे अपने विंडोज को डाउन कर लेता हूँ और उसकी ओर देखकर कहता हूँ, उइंग क्या हुआ, कुछ चीज की जरूरत है? जिसे सुनकर वो अपने सर को ना में हिलाते हुए कहता है, नहीं बस तुम बाहर आओ। जिसे सुनने के बाद मैं अचानक से बिना जाने ही अपने डोर को ओपन कर लेता हूँ, जिसके बाद मैं बाहर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता हूँ और उसकी ओर देखकर कहता हूँ, क्या हुआ, कुछ कहना है? जिसे सुनकर वो कहता है, मेरे गाड़ी की ओर चलो, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें इस हालत में अपने आप में ही ड्राइव करके जाने की इजाजत दूंगा। जिस चीज को मैं भी डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अभी कंडीशन ड्राइव करने की नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे मेरी बॉडी का दर्द ज्यादा ही बढ़ता ही जा रहा था। जिसके बाद वो मुझे अपने कंधों से पकड़कर अपने बुगाटी की ओर ले जाता है और धीरे से उसका पैसेंजर सीट के डोर को ओपन करके मुझे अंदर बैठा लेता है और मेरा सीट बेल्ट भी लगा लेता है। जिसके बाद हम दोनों वहां से निकल जाते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद ही जब हम लोग कार में प्रेजेंट थे, अचानक से कार पूरी तरह से वैनिला सेंट से भर जाता है, जिसे महसूस करने के बाद उइंग मेरे ओर देखकर कहता है, क्या हुआ है, तुम अचानक से वैनिला से क्यों स्मेल कर रहे हो? जिसे सुनकर मैं कुछ नहीं कह पाता क्योंकि मुझे खुद को ही मालूम नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा था, जिससे के चलते मेरे आंखों से और भी तेजी से आंसू बहने लगता है और मैं चिल्लाते हुए कहता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? क्या मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गया है या मैं मरने वाला हूँ? जो बात सुनकर अचानक से उइंग मेरे हाथों को इतना जोरों से खींच लेता है कि उसका जो सीट बेल्ट था वो मेरे कमर में दर्द करने लगा था, जिसके वजह से मेरे मुंह से आह निकल जाती है। जिसे महसूस करने के बाद वो धीरे से गाड़ी को साइड में रोकता है और मेरे सीट बेल्ट को खोलने के बाद मुझे अपने ओर लाकर मेरे बैग नेक से मेरे शर्ट को नीचे झुकाते हुए चेक करता है जहां पर सेंट ग्लैंड होता है ओमेगा का। तो वो अचानक से मेरी ओर देखकर कहता है, वांग जी, मुझे लग रहा है कि तुम प्रेजेंट करने वाले हो। जिसे सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ क्योंकि मैं इस दिन का पिछले 5 सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन ये उस दिन आया जिस दिन मेरा उस इंसान के साथ सगाई टूट गया, जिसके वजह से मैं पिछले 5 सालों से चाहता था कि मैं प्रेजेंट। उसके बाद वो मुझे धीरे से खुद से दूर कर देता है और मेरे सीट में बैठा देता है और तुरंत ही अपने फोन को निकाल कर कहता है, मैं अपने भाई को कॉल करता हूँ क्योंकि
उससे तुम्हें आराम मिलेगा। जो बात सुनकर मैं कुछ ना सोचते हुए अचानक से उसके फोन वाले हाथों में अपना हाथ रख लेता हूँ और उसे मना करता हूँ, जिसे देखकर वो कुछ समझ नहीं पाता। तभी मैं अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता हूँ, मैं उससे मिलना नहीं चाहता क्योंकि उसने मेरे साथ ब्रेकअप ऑलरेडी कर चुका है और मैं उसके पीछे अपने ये प्यार के लिए और जिल्लत सहना नहीं चाहता। जिसे सुनकर उइंग बिना शॉक हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाता हूँ। जिसे सुनकर मैं पिटी भरी आईज से उसे देखकर कहता हूँ कि क्या तुम मुझे ये सभी चीजों से दूर ले जा सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई हिडन प्लेस हो तो। जिसे सुनकर उइंग और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और मेरी ओर देखकर कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम यही चाहते हो? जिसे सुनकर मैं अपना सर हाँ में हिला देता हूँ और जिसके बाद उइंग अपना और मेरा दोनों का सीट बेल्ट लगाने के बाद वहां से बहुत तेजी से कार को भगाकर ले जाता है, वो भी अपने अपार्टमेंट की ओर, जिसे वो खुद ने खरीदा था। जिसके थोड़ी देर बाद जब हम लोग उसके घर के पार्किंग में पहुंचते हैं तो वो मुझे किस करना शुरू कर देता है, लेकिन तभी अचानक से वो मुझसे दूर होते हुए मेरी ओर देखकर कहता है, तुम्हें मालूम तो है ना, मैं एक बीटा हूँ लेकिन तुम एक ओमेगा। जिसे सुनकर मैं कहता हूँ कि उसकी कोई नीड नहीं है, मैं बस इतना जानता हूँ कि मुझे बस अब तुम ही चाहिए। जिसे सुनने के बाद वो सबसे पहले मेरे हाथों से मेरा एंगेजमेंट का रिंग को निकालकर वहीं पर फेंक देता है और मुझे अपनी गोदी में उठाकर किस करते हुए अपने घर की ओर ले जाता है। उसके थोड़ी देर बाद जब हम दोनों एक दूसरे को अनड्रेस करने की जद्दोजहद में थे तभी अचानक से मेरे हाथ उसके एब्स पर पड़ता है, जिसके चलते मैं शॉक होते हुए उसकी ओर देखकर कहता हूँ, क्या तुम एक बीटा नहीं हो तो तुम्हारा बिल्ड एक अल्फा की तरह कैसे है? जिसे सुनकर वो मेरी ओर एक मॉकिंग सी स्माइल देते हुए कहता है, हाउ इनोसेंट। जिसके बाद पूरा रूम जो इससे पहले वैनिला सेंट से भरा हुआ था वो चॉकलेट स्मेल से भर जाता है और वो चॉकलेट स्मेल मेरे वैनिला सेंट के साथ मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास दे रहा था, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता हूँ क्योंकि मैं बचपन से चॉकलेट का बहुत ही ज्यादा शौकीन रहा हूँ। से हर तरह का चॉकलेट पसंद था और तभी मैं ये महसूस कर पाता हूँ कि उइंग का जो फेरोमोन है वो दूसरे अल्फाज की तरह नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग है, जिसके चलते उसका फेरोमोन मेरे चारों तरफ ऐसे फैला हो गया जैसे कि मैं एक चॉकलेट फेरोमोन से भरा हुआ डोम के अंदर हूँ। जिसके बाद सबसे पहले चीज जो मुझे रियलाइज होता है कि वो उस उइंग का जो फेरोमोन है वो दूसरे अल्फाज की तरह नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग था। इसका मतलब उइंग एक एस क्लास अल्फा है, जिससे सोचने के बाद मेरे मुंह से अचानक से निकलता है, इसका मतलब तुम एक एस क्लास अल्फा हो लेकिन प्रिटेंड कर रहे थे कि एक बेटा हो। जिसे सुनकर वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें ये समझने में कुछ ज्यादा ही देरी नहीं हो गया। ऐसा कहकर वो तुरंत ही अपने कैनाइन टीथ को मेरे ग्लैंड के अंदर घुसा लेता है और मेरे अंदर अपने सेंट को भरने लगता है। जिसके बाद मेरा अंदर जो कॉन्शियसनेस बचा था वो पूरी तरह से गायब हो जाता है और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे के साथ हिट एंड रन बिताते हैं, जिसके चलते हमें मालूम ही नहीं पड़ता बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि हम वो 7 दिनों में बस एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने के अलावा सिर्फ खाना ही था जिसे कंज्यूम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियानचन की कंपनी में एक बहुत ही बड़ा आफत आ पड़ा था क्योंकि उनका एक बहुत ही टॉप नॉच मैनेजर जिसके अंडर ढेर सारे प्रोजेक्ट था, वो सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर दूसरे कंपनी के साथ टाई अप करके वो सभी प्रोजेक्ट्स को लीक कर दिया था, जिसके चलते पूरे कंपनी में तेल का मचा हुआ था और जियांग कॉरपोरेशन का स्टॉक प्राइस धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा था क्योंकि एक के बाद एक प्रोजेक्ट उनके हाथों से निकलता ही जा रहा था। अभी इसी केओस के चलते जियांचन को एक बार भी नहीं वांग जी का याद आया, क्योंकि हमेशा से वांग जी ही था जो उन लोगों के रिलेशनशिप में पहल करता था। उसके बाद हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हिट एंड रन पीरियड खत्म हो गया था
लेकिन फिर भी मैं उनके घर को छोड़कर नहीं गया था, क्योंकि कहते हैं कि जब एक ओमेगा मार्क हो जाती है तो उसको सबसे ज्यादा नीड उसके अल्फा के फेरोमोन को होता है, जिसके चलते मैं उनका पीछा नहीं छोड़ा था। बस बीच बीच में एक बार अपने घर पर फोन करके उन लोगों को मेरी खैरियत के बारे में बता देता था, लेकिन आज तक कि बाहर की दुनिया को किसी को भी मालूम नहीं पड़ा था तक कि मैं एक ओमेगा की तरह प्रेजेंट हो चुका हूँ। वहीं दूसरी तरफ जियांग कॉरपोरेशन में जियानचैन के साथ साथ उसके सारे एम्प्लॉय ओवर टाइम काम कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को उनका प्रोजेक्ट जो पहले ही खत्म हो चुका था वो दोबारा बनाना पड़ रहा था, और वो भी स्ट्रैटेजी चेंज करके। जिसके बाद जब उन लोगों का पूरा काम खत्म हो जाता है तो जियानचैन उनको ट्रीट देने के लिए एक पूरी डिनर बुक करता है, जहाँ पर सभी लोग खुश होकर अपने काम खत्म होने के चलते ड्रिंक्स और खाना एंजॉय कर सके। अभी थोड़ी देर बाद जब डिनर खत्म ही होने वाला था, तभी जियानचैन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि कुछ ज्यादा ही उसने ड्रिंक कर लिया था। तभी उसे अचानक से वांग जी का याद आता है, क्योंकि आज तक जब भी जियानचैन ऐसे डिनर पार्टी में जाता था वो हमेशा उसके पास रहता था और उसे कभी कभी ड्रिंक्स करने के लिए मना भी करता था, और उसके पास हमेशा हैंगओवर मेडिसिन रहता था। जिसे सोचने के बाद उसे एक चीज रियलाइज होता है कि आज से पहले जब भी वो डिनर पार्टी में जाता था अपने दोस्तों के साथ, और उसके दोस्त जब वांग जी के ऐसे केयर देखते थे, वो हमेशा कहते थे कि वांग जी एक टॉप नॉच ओमेगा बनेगा, क्योंकि उसका बिहेवियर एक ओमेगा की तरह था। लेकिन प्रेजेंटली वो अभी उसके बगल में नहीं था, और उसे पता भी नहीं था कि वांग जी अब कहाँ पर है, किसके साथ है, या उसके साथ क्या हुआ इस पार्टी के बाद। इसके चलते वो अपने पॉकेट से अपने फोन को निकालता है और अपने फोन को स्विच ऑन करता है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से जब से वो पार्टी वाला इंसिडेंट हुआ था और उस दूसरी तरफ उसकी कंपनी में इतना बड़ा घोटाला हो गया था, तो वो अपने आप को पूरी दुनिया से कट ऑफ कर लिया था। वो पूरा वक्त अपने ऑफिस में बिताता था, यहाँ तक कि रात में भी वो 1-2 घंटे के लिए अपने ऑफिस के काउच में भी सो जाता था। तभी जब फोन ओपन हो जाता है तो उसे देखकर जियांगचैन को शौक होता है, क्योंकि आज से पहले जब भी एक दिन के लिए भी जियांगचैन अपने फोन को स्विच ऑफ करता था तो वांग जी की तरफ से फोन मैसेजेस उसका एक ढेर आ जाता था। लेकिन इतने दिनों के लिए उसका फोन स्विच ऑफ था, लेकिन फिर भी वांग जी की ओर से किसी भी तरह का टेक्स्ट या कॉल का नामो निशान ही नहीं था, जिसे देखकर वो थोड़ा पैनिक कर जाता है। लेकिन फिर अपने आप को कंपोज करते हुए सोचता है कि कुछ नहीं होगा, वांग जी बस एक टेंट्रम शो कर रहा है, क्योंकि उसने वो का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना के लिए मना कर दिया था। क्योंकि हमारे जियांगचैन को ये फुल्ली कॉन्फिडेंट था कि वांग जी जैसे बेटा को कौन भी पसंद करेगा, जिसका इससे पहले जियांगचैन के साथ एंगेजमेंट तय किया गया हो, वो भी पिछले 5 सालों से, क्योंकि कोई भी यूज्ड चीजों को यूज करना पसंद नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ ये सभी चीजों से दूर हमारे दोनों लव बर्ड्स अपने ही दुनिया में बिजी थे, क्योंकि अभी भी जब वांग जी उनके अपार्टमेंट में ही रह रहा था तो उनका हर रात इंटीमेसी से ही बीतता था। इसके चलते वांग जी का बॉडी बहुत ही पेन कर रहा था। लेकिन फिर भी सुबह उठने के बाद वो जब विंग को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो वो विंग का आवाज सुन पाता है, जो कि थोड़ा रोड वाले वॉइस में अपने फोन में कह रहा था कि जियांग कंपनी के शेयर मार्केट पर नजर रखो और जितना हो सके उनका शेयर कलेक्ट करने की कोशिश करो। जो बात सुनकर वांग जी, जो अभी भी अपने लोअर बॉडी पर पेन महसूस कर पा रहा था, तभी वो अपने मन में सोचता है, जिस इंसान को पूरी दुनिया में एक नाकारा नाजायज बेटा की तरह सोचते हैं, अगर कोई भी अब उसके ये वॉइस को सुनेगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि जियांगचैन से ज्यादा ये इंसान कैपेबल है जियांग कॉर्पोरेशन को संभालने के लिए। क्योंकि उसे ये याद आ रहा था कि कैसे जियांग फेमिया हमेशा जियांगचैन के नाम को गर्व के साथ और विंग के नाम को एक हेट्रेट के साथ कहते थे, जैसे कि
उस इंसान के बारे में सोचते ही उनका सर दर्द करने लगता है, क्योंकि सभी के नज़रों में विंग अपना जो आइडेंटिटी है एक प्लेबॉय बीटा पर्सन की तरह किया हुआ था, जिसको दुनिया से किसी भी काम से कोई भी लेना देना नहीं है। तभी मैं अचानक से अपने बॉडी को नीचे गिरने के लिए रोक नहीं पाता, क्योंकि मैं अभी भी पेन में था और मेरा स्पाइन वीक तब हो जाता है जब मैं विंग के ऐसा डेंजरस से वॉइस से जियांग फेमिंग को बर्बाद करने के बारे में सुना, जिसके चलते मैं अपने आँख को बंद कर लेता हूँ और खुद को तैयार करने लगता हूँ ताकि मैं पेन को बेयर कर सकूँ। लेकिन कुछ देर तक मैं नीचे नहीं गिरा और मेरे कमर में किसी इंसान ने अपने हाथ को डालकर नीचे गिरने से रोक लिया, जिसके चलते जब मैं आंखें खोलता तो पाता हूँ कि मेरे सामने कोई और नहीं विंग था, जो कि एक स्मूथ से स्माइल मुझे मेरे ओर देखकर कहता है कि क्या तुम मुझे सुबह सुबह सेड्यूस करने के लिए आ गए हो। जिसे सुनने के बाद जब मैं अपने क्लोथिंग पर ध्यान देता हूँ तो पाता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ विंग के एक शर्ट को पहना हुआ था, जिसका बॉडी कुछ ज्यादा ही लूज था और वो मेरे थाई तक ही आ रहा था, जिसके चलते मैं कुछ रिएक्ट करता उससे पहले मैं खुद को हवा में महसूस करता हूँ, क्योंकि विंग ने मुझे खुद को गोदी में उठा लिया था और वो मुझे हमारे बेडरूम पर लेकर जा रहा था। तभी मैं उसके आंखों में वो स्मार्ट के साथ साथ ये रियलाइज कर पाता हूँ कि अगर मैं विंग के हाथों में आ गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे पूरा का पूरा ही निकल जाएगा बिना कोई डकार लिए। इसके चलते मैं घबराते हुए कुछ सोचते हुए जब मैं बेड के पास पहुंचता हूँ तो मैं बेड के ऊपर कूदकर सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट में रैप कर लेता हूँ, जैसे कि एक इजिप्ट का मम्मी होता है। मेरे नर्वसनेस और मेरे स्पीड के साथ साथ मेरे ये एक्शन को देखकर विंग बहुत ही जोरों से ठाके मारकर हंसने लगता है। जिस आवाज को मैं सुनता हूँ तो सबसे पहले मैं धीरे से अपने आंखों के ऊपर उस ब्लैंकेट को नीचे खिसकाता हूँ और मैं पाता हूँ कि जब विंग इतना ज्यादा बेफिक्री से हंस रहा था तो मैं अपना मुंह फुलाते हुए कहता हूँ, तुम मुझे देखकर ऐसा क्यों हंस रहे हो, जैसे कि मैं एक कार्टून हूँ। जिसे देखकर वो मेरे और देखकर नीचे झुकते हुए कहता है कि इसका मतलब मेरे ओमेगा को घबराना आता है। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझसे डरो और एक गुड बॉय की तरह इस घर में रहो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं पिछले 15 दिनों से किसी भी तरह का काम नहीं कर पाया हूँ, तो उसका भरपाई कौन करेगा। जो बात सुनकर मैं और भी ज्यादा मुंह फुलाते हुए कहता हूँ, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने तुम्हें ट्रैप करके रखा है या तुमने मुझे? क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बेड से बाहर ही नहीं जा पा रहा हूँ अपने आप में, क्योंकि मुझे हमेशा तुम्हारा हेल्प की जरूरत पड़ रहा है। जिसे सुनकर वो मुझे गिनाने लगता है कि कब कब मैं क्लिंकी होकर उसके पीछे गया हूँ, जिसके चलते उसने मेरे साथ वो सब कुछ किया। जिसे सुनने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता हूँ, क्योंकि मुझे याद आता है कि उस वक्त का जब पार्किंग होने के बाद मैं हमेशा ही उसके पीछे पीछे जाता रहता था जहाँ पर वो जाता था, यहाँ तक कि मैं उसके पीछे पीछे उसका स्टडी रूम तक भी गया हूँ, जहाँ पर मैं हमेशा उसके गोद में बैठकर उसके काम करने के समय उसे डिस्टर्ब किया हूँ। तभी अचानक से मैं ये महसूस कर पाता हूँ कि विंग मेरे सर के ऊपर से ब्लैंकेट को नीचे उतारकर मेरे माथे पे किस करते हुए कहता है कि डोंट वरी, मैं बस मजाक कर रहा था, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। जिसे सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ और कहता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। जिसके बाद वो मुझे उस कमरे में छोड़कर चला जाता है अपने बाकी काम करने के लिए। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे प्यारे शानवांग अभी अभी मूड में आए ही थे और विंग वांग जी को किस करने ही वाला था, तभी अचानक से उनका फोन रिंग करने लगता है। जिस चीज को महसूस करते ही वांग जी विंग से थोड़ा दूर जाकर अपने फोन के पास जब जाता है तो वो ये महसूस कर पाता है कि विंग थोड़ा गुस्से वाले फेरोमोन को निकलते हुए उसके गले में किस करने लगा था। जिस चीज को वो समझ पाता है, क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसके प्राइवेसी के वक्त पर कोई फोन आकर उन लोगों को डिस्टर्ब करे। लेकिन फिर भी वांग जी जब अपने फोन को खोलता है तो पाता है कि ये कॉल किसी और का नहीं, जियांग का था। जिस चीज को देखकर वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक कभी भी जियांग ने अपने ओर से उसे कॉल नहीं किया था। खास करके जब उन दोनों के बीच में फाइट हो तो किसी का भी गलती हो, वो हमेशा वांग जी था जो
उन लोगों के बीच में कन्वर्सेशन को शुरू करता था। लेकिन तभी वांग जी अपने ख्यालों से बाहर आता है, क्योंकि विंग जो इससे पहले अब उसके गले पर धीरे धीरे से किस कर रहा था और उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था, वो ब्रूटली किस करने लगा था, क्योंकि उसने भी उस फोन पर जियान का नाम देख लिया था। अभी वांग जी अपने गुस्से भरी वॉइस में कहता है कि क्या हुआ मिस्टर जियांग, आज अचानक से आपको हमारी याद कैसे आ गई, वो भी इतने रात में? ये तो आपका वक्त नहीं है एक अनजान इंसान को कॉल करना। जिसे सुनकर जियान कहता है कि क्या तुम बकवास कर रहे हो, तुम मेरे फियांसे हो। जिसे सुनकर वांग जी चिल्लाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे फियांसे नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारा फियांसे था। और एक बात, अगर तुम्हें ये डर है कि तुम ये चीज कैसे अपनी फैमिली के आगे बताओगे तो तुम टेंशन मत लो। मैं नेक्स्ट टाइम जब मैं अपने घर जाऊंगा तो अपने फैमिली के आगे हमारे एंगेजमेंट को तोड़ने की बात बता दूंगा, और इसके चलते तुम्हें किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात, तुम्हें शोभा नहीं देता एक इंसान को इतने रात बजे कॉल करना जिसके साथ तुम्हारा किसी भी तरह का रिश्ता ना हो। ऐसा कहकर वो दूसरी तरफ जियान का किसी भी तरह का बात को ना सुनकर कॉल को कट कर देता है। जिसे सुनकर विंग जो वांग जी को ब्रूटली किस कर रहा था वो मुस्कुरा देता है और उसे धीरे धीरे से किस करने लगता है, और जिसके बाद वो दोनों हमेशा की तरह अपना इंटीमेसी को एंजॉय करते हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी विंग के सामने खड़ा होकर ये कह रहा था कि वो आज अपने घर जाने वाला है। जिसे सुनकर विंग थोड़ा नाखुश दिखाई देता है, तो वो जाकर सबसे पहले वांग जी के सेंट ग्लैंड में अपना फेरामोन को रिलीज करता है, क्योंकि हर अल्फा को ये पसंद है अगर उनका ओमेगा उनकी तरह स्मेल करे। जिसके देखकर वांग जी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और के पास नहीं जा रहा हूँ, अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ मेरे एंगेजमेंट को ऑफिशियली तोड़ने के लिए। जिसे सुनकर विंग कुछ नहीं कहता और वो अपना काम कंटिन्यू करता रहता है। इसके थोड़ी देर बाद वो वांग जी के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, ओके अब तुम जा सकते हो, लेकिन एक बात, तुम जाने से पहले कॉलर पहनना मत भूलना, और ज्यादा अच्छा होगा अगर तुम किसी टर्टल नेक ड्रेस को पहनो, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरे इन-लॉज को मैं खुद मिलने से पहले तुम्हारी ये नेक के जरिए से मालूम पड़े कि हम लोग अभी एक साथ हैं। जिसे सुनकर वांग जी भी मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं बच्चा थोड़ी ना हूँ, मुझे मालूम है मैं कैसे अपने घर जाऊँ। जिसे सुनकर विंग बस उसके बालों को सहला देता है और उसके माथे पर किस करके वहाँ से चला जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद वांग जी भी वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर जाने के लिए। क्योंकि आज संडे था तो उसके पूरे फैमिली आज सुबह घर पर ही थे, जिसके चलते उसे किसी भी तरह का दिक्कत महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अगर बात किसी भी गलत डायरेक्शन में जाती तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसका बड़ा भाई के साथ साथ उसके बड़ी बहन और माँ की तरह ख्याल रखने वाली साजू भी थी। तभी वेनचिंग वांग जी को इतने दिनों के बाद देखकर उसे जाकर हक करते हुए कहता है, और वांग जी तुम कैसे हो, और मुझे ऐसा देखकर क्यों लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही थके हुए हो। जिसे सुनकर उसे तुरंत ही उसके लास्ट 15 दिनों के नाइट के एक्शन के बारे में याद आ जाता है, जिसे सोचने के तुरंत ही उसका पूरा फेस रेड हो जाता है, जिससे कोई नोटिस करे या ना करे, लेकिन वेंचिंग ने नोटिस कर लिया था। जिसके चलते वो उसे टेस्ट करते हुए कहता है, क्या हुआ, लगता है मेरा छोटा भाई बहुत ही ज्यादा हसीन रातें बिता कर आया है, जो कि वो ऑब्वियसली बहुत ही धीरे से उसके कानों में किया था। तभी हमें दिखाया जाता है लांजीरन, जो जब से वांग जी घर के अंदर आया था उसे ही देखे जा रहा था। जिसे देखकर वांग जी तुरंत ही अपने अंकल को बो करते हुए कहता है, अंकल मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो एंगेजमेंट है उसे तोड़ दीजिए। जिसे सुनकर लांजीरन भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें भी मालूम था ये दिन एक न एक दिन आएगा, क्योंकि उनका भतीजा आज तक उनका सेकेंडरी जेंडर प्रेजेंट नहीं किया था। इसका मतलब है वो एक बेटा है, और एक बेटा को इतना बड़े फैमिली अपने नेक्स्ट एयर के एक पार्टनर की तरह चूज नहीं कर सकता। जिसे सुनकर वो भी अपने सर को हाँ में हिला देते हैं, लेकिन जिसे सुनने के बाद दूसरी तरफ बैठे हुए लांसी चन वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था उनका छोटा भाई कितना ज्यादा प्यार करता था जान चन से, लेकिन उसे ये भी मालूम था कि वो कितना एफर्ट डालता था ये रिलेशनशिप के लिए, और इसके वजह से उन्होंने आज तक कभी भी
उस इंसान से एंगेजमेंट तोड़ने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि वो भी बिजनेस वर्ल्ड में थे। तो उन्हें मालूम था कि जियानचान का मिजाज कैसा है और वो कैसे दूसरे ओमेगा हाउस को चेकआउट करता रहता है, जिसका नियत बिल्कुल भी सही नहीं था। इसके थोड़ी देर बाद लान सिचान लानवांग जी को अपने स्टडी रूम में ले जाकर उसको अपने सामने बैठाते हुए कहते हैं, वांग जी, क्या तुम ये किसी के प्रेशर में कर रहे हो या खुद चाहते हो? जिसे सुनने के बाद वांग जी खुश होते हुए कहता है, नहीं गा, मैं ये सब कुछ अपने खुशी से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है उस जैसा इंसान को डिजर्व नहीं करता। जिसे सुनने के बाद सिचान उसे हक कर लेते हैं और उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम आज भी उससे प्यार करते हो और खुद को मेरे आगे इतना स्ट्रांग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनकर वांग जी तुरंत ही अपना हक रख करते हुए कहता है, नहीं का, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे अंदर उसके लिए जो भी प्यार था वो कब का खत्म हो चुका है। और क्या आपको मेरे फेस में दुखी नजर दिखाई दे रहा है? मैं तो खुश हूँ, मन से भी और तन से भी। जिसे सुनकर सिचान कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी खुश हूँ और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा जीवन साथी चुनूंगा जो तुम्हें सबसे पहले रिस्पेक्ट करे और तुम्हारे सेकेंडरी जेंडर के चलते तुम्हें मॉक ना करे उस इंसान की तरह। इसके बाद मेरे अंकल ने जब जियान फेमिया को ये एंगेजमेंट तोड़ने के बारे में कहा तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। ये तो अच्छा हुआ उनके लिए, क्योंकि उन्हें भी मैं पसंद नहीं था, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट ए ओमेगा बट ए बीटा। उसके बाद जब हम लोगों का एंगेजमेंट ऑफिशियली टूट गया, उसके एक हफ्ते के बाद जब मैं क्लब गया था कुछ काम के वजह से, वहां पर मुझे अचानक से जियानचान मिला, जो भी अपना मीटिंग खत्म करने के बाद वापस आ रहा था और वो पूरी तरह से ड्रंक था और उसका नजर जब मेरे ऊपर पड़ता है तो वो तुरंत ही हाथ फैलाकर मेरे और मुझे हक करने के लिए आ गया था, जिसे देखकर मैं तुरंत ही वहां से खिसक जाता हूँ और उसका हाथ में सिर्फ एयर आता है, जिसे देखकर आज से पहले हर मुलाकात के बारे में मुझे याद आता है कैसे वो मुझे हमेशा ये टोकता रहता था कि ऑफिशियली एंगेजमेंट होने के बावजूद हम दोनों ने आज तक कभी भी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन शो नहीं किया था और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अगर मैं उसे साइड हग भी दूं पब्लिक में। और वो मुझे हमेशा ये कहता रहता था कि स्टॉप बिहेविंग लाइक ए किड, यू आर ए मैच्योर पर्सन नाउ। लेकिन आज वही इंसान मुझे हक करने के लिए दौड़ा चला आया है, जिसे देखकर मैं कहता हूँ कि मिस्टर जियांग, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जिसे सुनकर जियानचान, जो कि पूरी तरह से ड्रंक था और वो सोच ही नहीं पा रहा था कि वो कर क्या रहा है और बोल क्या रहा है, वो कहता है कि मैं बस अपने बॉयफ्रेंड को हक करना चाहता था। जिसे सुनकर मैं अपना आंखों को उचकते हुए कहता हूँ, क्या आप ड्रंक होने की वजह से भूल गए हो कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है? जिसे सुनकर वो कहता है कि मैंने उस दिन तुम्हें ब्रेकअप के लिए किसी भी जवाब नहीं दिया था। जिसे सुनकर मैं मॉकिंगली हंसते हुए कहता हूँ, आपका कहने का मतलब क्या है? आप मुझसे शादी नहीं करोगे, आप सिर्फ मेरे साथ सोओगे और आप चाहते हो कि मैं उस अरेंजमेंट को हाँ कर दूं? आपके नजर में मैं क्या एक सेक्स टॉय हूँ? जिसे सुनकर जियानचान कहता है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं चिल्लाते हुए कहता हूँ, अगर ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? जिसके बाद मैं अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहता हूँ, अगर दोबारा तुम मेरे और आए और मेरे करीब आए तो मैं चिल्लाते हुए तुम्हारे ऊपर हरासमेंट का केस कर दूंगा। जिसे सुनकर वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर लेता है और मेरी ओर देखकर कहते हैं, आज से पहले जब भी तुम खुद को मेरे ऊपर फोर्स करते थे तब तुमने हरासमेंट के बारे में क्यों नहीं सोचा? जिसे सुनकर मैं मन में ये सोचने लगता हूँ कि इस इंसान के लिए मेरा प्यार एक हरासमेंट था। वांग जी, क्या तुम पागल थे या अंधे कि तुम इस इंसान के असलियत के बारे में तुम्हें पता नहीं चल पाया और तुमने इस इंसान के पीछे अपना प्रेशियस 5 ईयर बिता दिया? तभी जियानचान का फ्यूरियस सा नजर मेरे सेंट ब्लॉकर और कलर पर पड़ता है, जिसे देखकर वो चौंकते हुए कहता है कि वांग जी, क्या तुमने प्रेजेंट आज ओमेगा किया है? जिसे सुनकर मैं मॉकिंगली कहता हूँ, दिस इज नॉन ऑफ योर बिजनेस। जिसके बाद जियानचान जोरों से हंसने लगता है और धीरे धीरे अपना डोमिनेटिंग सा फेरामोन रिलीज करने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था मैं अभी भी अनबॉन्डेड हूँ और एक अनबॉन्डेड ओमेगा के लिए एक ए क्लास अल्फा को के फेरामोन को इग्नोर करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है।
लेकिन उसे ये मालूम नहीं था मेरे कॉलर के नीचे मेरे अल्फा का मार्क अभी भी चमक रहा है। तभी थोड़ी देर बाद जब जियानचैन को ये रियलाइज होता है कि उसके फेरामोन से मुझे किसी भी तरह का स्ट्रेस महसूस नहीं हो रहा है और मैं उसके आगे सरेंडर नहीं कर रहा हूँ, तो उसे रियलाइज हो जाता है कि मैं ना अब एक सिर्फ ओमेगा हूँ बट एक मार्क्ड ओमेगा हूँ, और जिस अल्फा ने मुझे मार्क किया है वो जियानचैन नहीं है। जो बात को रियलाइज करने के बाद जियानचैन का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वो और भी ज्यादा गुस्से में अपने फेरामोन को रिलीज करने लगता है, जिसके चलते मेरा जो सेंड ब्लॉकर था वो धीरे धीरे काम करना बंद करने लगता है और मेरा फेरामोन जो वैनिला था वो कोको के साथ मिक्स होकर एक सूदिंग सा स्मेल हो रहा था, जिसे ऐसा महसूस करने के बाद जियानचैन कहता है, तो मैं जो सोच रहा था वो सही था, तुम एक ओमेगा हो और तुमने किसी और अल्फा को परमिशन दिया तुम्हें मार करने के लिए। जिसे सुनने के बाद मैं हंसते हुए कहता हूँ, क्यों, तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ? तो उस दिन तुमने मुझे अबैंडन क्यों किया जब मैंने तुम्हें कहा था कि मैं डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा हूँ? जिसे सुनकर जियानचैन चिढ़ते हुए कहता है, मुझे लगा बस तुम ऐसे ही कह रहे थे। जिसे सुनकर मैं हंसते हुए कहता हूँ, तुमने मुझे बचपन से देखा लेकिन तुम्हें आज तक ये मालूम नहीं पड़ा कि मैं कभी झूठ नहीं कहता हूँ। उस दिन मुझे एक्चुअली में पेन हो रहा था जिसके वजह से मैंने तुम्हें कहा था, लेकिन तुमने उस चीज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और अब जब तुम्हें मालूम पड़ा है कि मैं एक ओमेगा हूँ तो तुम मेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ गए हो। इसके चलते जियानचैन गुस्से में मुझे कुछ और करता उससे पहले उइंग हम दोनों के बीच में आ जाता है और जियानचैन को थोड़ा धक्का देते हुए कहता है, ब्रदर, ये मत भूलो कि आप अभी पब्लिक में हो और आपका इमेज जियांग कॉर्पोरेशन के इमेज के बराबर है, तो चेकआउट। ऐसा कहकर वो मुझे पूरी तरह से सील कर लेता है, किसी को ये बिना जताए। तभी जियानचैन ये नोटिस कर पाता है कि उसके फेरामोन के चलते वहाँ पर प्रेजेंट बाकी सारे ओमेगास जो कि अनबॉन्डेड थे वो पूरी तरह से बिहेव करने लगे थे, जिसे देखकर वो भी पीछे हट जाता है और वो उइंग के आंखों में झांकते हुए कहता है, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और उससे मेरे पास भेज दो। जिसे सुनकर उइंग कुछ जवाब देता उससे पहले मैं उइंग के पीछे से आकर उसके आगे खड़ा होते हुए कहता हूँ, क्यों, क्या तुम भूल गए हो उस दिन तुमने मुझे कहा था कि मैं अरे सिर्फ बेड को वार्म करने के लिए हूँ, ना कि तुम्हारे पास खड़ा होने के औकात रखता हूँ, और मैं तो तुम्हारा हेट में भी सेटिस्फाई नहीं कर सकता हूँ। जिसे सुनकर जियानचैन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, मैंने उस दिन जो कहा था तुम वो चीज को भुला नहीं सकते। जिसे सुनकर मैं और भी ज्यादा मॉक करते हुए कहता हूँ कि नहीं भुला सकता, और मैं ये भी नहीं भुला सकता कि मैं किसी और अल्फा के द्वारा अभी बॉन्डेड हूँ, तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है मैं तुम्हारे पास जाऊं, क्योंकि मेरे अल्फा ने मुझे अच्छे से सेटिस्फाई किया है। जो बात सुनकर उइंग जो मेरे पूरा पीछे ही खड़ा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा गर्व से भर जाता है और उसका छाती का साइज 2 इंच बढ़ जाता है। जिस चीज को कोई महसूस करे या ना करे, मैं जो उसके पूरा आगे थोड़ा सा ही गैप में खड़ा हुआ था वो महसूस कर पाया था। तभी हमें दिखाया जाता है हम लोगों का बहस और बढ़ता उससे पहले जियानचैन का असिस्टेंट आकर उसे वहां से ले जाता है, जिसके बाद मैं तुरंत ही उइंग की ओर देखकर कहता हूँ, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिसे सुनकर उइंग कहता है, मैं कुछ काम की वजह से आया था और मैंने जब मेरे ओमेगा को मेरे भाई के साथ बहस करते हुए देखा तो यहाँ पर थोड़ी देर रुक गया। जिसे सुनकर मैं कहता हूँ, अच्छा किया। तो तभी उइंग तुरंत ही मुझे वहां से खींचते हुए अपने कार की ओर ले जाता है, जिस चीज को नोटिस करके मैं भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब मेरा भी किसी भी तरह का मन नहीं था क्लब में एंजॉय करने का, क्योंकि मेरा सारा मूड उस जियानचैन ने खत्म कर दिया था। और जिसके थोड़ी देर बाद जब हम लोग कार के अंदर सेटल हो गए थे, तभी अचानक से उइंग खुद को मेरे ऊपर झोंकते हुए मेरे सेन ग्लैंड में बाइट करते हुए मेरे अंदर अपना फेरामोन को डालने लगता है, क्योंकि इतने देर तक जियानचैन के फेरामोन के बीच में खड़ा होने की वजह से मेरे ऊपर से उसका रेड वाइन सा स्मेल आ रहा था, जिस चीज को उइंग बिल्कुल भी
पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि किसी भी तरह के अल्फा को ये पसंद नहीं होता कि किसी और अल्फा के फेरामोन उसके ओमेगा के ऊपर से आया है। जिस चीज को रियलाइज करने के बाद मैं ओइंग के कंधे पर अपना सर को रखते हुए कहता हूँ कि हाउ पॉजिटिव, जिसे सुनकर ओइंग अपने नाक को मेरे नाक के साथ रगड़ते हुए कहता है, तुम्हें आज पता चला? मुझे लगा तुम्हें पहले से ही मालूम होगा कि मैं कितना ज्यादा पॉजिटिव हूँ, क्योंकि जैसे मैं तुम्हें हर दिन सेंड करता था। जिसे सुनकर मैं भी हंस देता हूँ और उसके गले में अपने हाथों को पकड़ते हुए कहता हूँ कि लेकिन मुझे ये पॉजिटिवनेस पसंद है तुम्हारा। तभी अचानक से कुछ सोचते हुए मैं उसकी ओर देखकर कहता हूँ, लेकिन ओइंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने आज तक पूरी दुनिया के सामने ये प्रिटेंड क्यों किया कि तुम एक बेटा हो? जिसे सुनकर ओइंग का एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाता है। जिस चीज को रियलाइज करने के बाद मैं भी अपनी बातों को थोड़ा डाइवर्ट करते हुए कहता हूँ, अगर तुम्हें आंसर देने की इंटरेस्ट नहीं है तो तुम ना दो, चलेगा। जिसे सुनकर ओइंग तुरंत ही मेरे हाथों को अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा हक बनता है मेरे बारे में सब कुछ जानना। और तुम पूछ रहे थे ना मैंने क्यों पूरी दुनिया के सामने खुद को बेटा की तरह प्रेजेंट किया है, तो ये सुन लो, क्योंकि मैडम यू एक बहुत ही ज्यादा कनिंग ओमेगा है और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि उनका पति का इलिजिमेट चाइल्ड उनके बेटे से ज्यादा पावरफुल हो। अगर ऐसी बात होता तो वो मुझे बचपन में ही खत्म कर देते। जस्ट बिकॉज आई एम ए बेटा, उन्होंने आज तक मुझे जिंदा रखा है और मुझे आम स्कूल में ही से ही मुझे बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड किया है, जिसके वजह से आज मैं जहाँ हूँ वहाँ पहुँच पाया हूँ। जिसे सुनकर मुझे ये रियलाइज होता है कि एक्चुअली में मैडम यू ऐसी ही थी, क्योंकि वो कोई एक आम ओमेगा नहीं थी, वो हमेशा जियांग फैमिली के हर डिसीजन में अब भाग लेती थी और उन्हें ओइंग बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इस चीज को मैं उसने भी बचपन से देखा था और उसने ये भी देखा था कैसे जो भी खाना सर्वेंट के लिए बनाया जाता था उस खाने में से वो हमेशा ओइंग को खाने के लिए देती थी। जिस चीज को रियलाइज करने के बाद ही वांग जी अपने सर को हाँ में हिला देता है और ओइंग को और भी ज्यादा टाइटली हक करते हुए कहता है, लेकिन तुम खुद को अब और कितने दिनों तक छुपा कर रखोगे? जिसे सुनकर ओइंग कहता है कि बहुत ही जल्द मैं सभी के आगे खुद को प्रेजेंट करूंगा मेरे एक्चुअल आइडेंटिटी के साथ। जिसे सुनकर मैं कुछ समझ नहीं पाता, बस ऐसे ही ओइंग को हक करते रहता हूँ। जिसे देखकर ओइंग कहता है, क्या तुम घर नहीं जाना चाहोगे? क्योंकि अगर तुम मुझे ऐसे ही हक करते रहोगे तो मैं ड्राइव कैसे करूंगा? जिसे सुनने के बाद मैं तुरंत ही ओइंग से अलग हो जाता हूँ और अपने सीट बेल्ट को लगाकर विंडो से बाहर देखने लगता हूँ। इस इंसिडेंट के थोड़े दिन बाद अचानक से जियांग कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया एक बिल्डिंग का कोलैप्स हो जाता है और वो चाइना का सबसे बड़ा एक्सीडेंट में से एक गिना जाता है, जिसके चलते सभी लोगों की नजर जियांग कॉरपोरेशन के साथ साथ इस केस के इन्वेस्टिगेशन में चला जाता है और जिसके बाद ये पता चलता है कि इस बिल्डिंग के बनाने के चलते जियांग मीडियम क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को यूज किए थे, जिसके चलते उनको ढेर सारा फायदा हुआ था और उन्होंने जो बिल्डिंग बनाया था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर बना था और जिसके बाद उन सभी को ये भी पता चलता है कि आज तक जियांग कॉरपोरेशन ने ढेर सारे टैक्स इन्वेंशन किए हैं, जिसके चलते जियांग कॉरपोरेशन का स्टॉक प्राइस धीरे धीरे नीचे गिरता ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू के मायके वाले उनका बैंक्रप्सी डिक्लेयर किया जाता है, जिसे देखकर पूरी दुनिया ये शॉक में चली जाती है, क्योंकि जियांग कॉरपोरेशन का नीचे गिरना उसके साथ साथ उसके सारे पार्टनर्स का भी एक ही वक्त पर नीचे गिरना और उस चीज को संभालने के लिए इकलौता इंसान बाकी था और वो था जियान चैन, जो कि एक क्लास अल्फा था, क्योंकि उनका दूसरा बेटा जो कि उनका इलिजिमेट चाइल्ड था वो एक बेटा था। दूसरी तरफ जियान चैन इतने ज्यादा स्ट्रेस में था कि उसे पता नहीं चल पाया है कि वो कब रट में चला गया, वो भी जब वो भरी ऑफिस में था। तभी ये सभी चीजों को वो इग्नोर करके अपने जो बार काउंटर था वहां पर चला जाता है, ताकि एक लिकर को अपने अंदर डालकर सारे इमोशन को बाहर निकल सके। तभी अचानक से उसके कैबिन में एंटर करता है उसका असिस्टेंट रोज, जो कि जब
उसे रियलाइज होता है कि उसका बॉस का रट का पीरियड स्टार्ट हो गया है, तो वो जानबूझकर अपना रोज का फेरोमोन रिलीज करने लगता है, जिसके चलते जियानचन जो कि अभी रट में था, वो तुरंत ही रोज को ग्रैब कर लेता है और उसे आगोश में लेकर उसे ब्रूटली किस करते हुए सिर पर सिर्फ वांगजी का नाम को मर्मरिंग करने लगता है, जिस चीज उसे रोज बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होता है, क्योंकि जो वो चाहती थी उसे वो मिल चुका था। तो वो खुद को पूरी तरह से जियानचन के पास सौंप देता ही है कि उसे लग रहा था कि जब कल रट खत्म होगा तो जियानचन जो भी हो जाए उसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसने उसके रट के वक्त उसे हेल्प किया था। लेकिन कौन बताए रोज को जियानचन कितना बड़ा कमीना हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमारे प्यारे श्यानवांग जब अपने नाइट एक्टिविटी को खत्म करने के बाद जब सो चुके थे, तभी अचानक से उइंग धीरे से उठता है और वांगजी को अच्छे से ब्लैंकेट में टक करने के बाद वहां से अपने स्टडी रूम की ओर चला जाता है, ताकि वो अपना सीक्रेट मीटिंग को अटेंड कर सके, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी को भी मालूम नहीं था चाइना का सबसे बड़ा टेक जायंट स्टारलाइट का ओनर कोई और नहीं, जियांग फैमिली का वो इलिजिमेट चाइल्ड है जिसको सभी लोग नफरत करते हैं और जिसके नज़र में वो एक नालायक इंसान है, यानी कि हमारा उइंग। जिस कंपनी को उइंग ने अपने स्कॉलरशिप पैसों के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने यूनिवर्सिटी के वक्त में ही शुरू किया था, जो कि बाद में पूरे चाइना के साथ साथ पूरे एशिया के टेक मार्केट को टेक ओवर किया था, जो कि एक इनविंसिबल इंडस्ट्री था जिसे सभी लोग पाना तो चाहते थे, लेकिन आज तक कुछ लोगों के अलावा किसी को भी उसके असली ओनर के चेहरे के बारे में किसी को पता नहीं चला था। यहाँ तक कि उइंग का बेस्ट फ्रेंड जो इस बिजनेस में उसका पार्टनर था, यानी कि नी हुएसंग, वो भी दुनिया के सामने नहीं आया था एज अ को पार्टनर। अभी हमें दिखाया जाता है जब वीडियो कॉन्फ्रेंस शुरू होता है और वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोगों का नजर अपने बॉस के कलर बोन पर पड़ता है, जहाँ पर एक स्क्रैच पड़ा था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था उनका रूथलेस बॉस को कोई मिल चुका है। तभी उसका बेस्ट फ्रेंड और उसका बिजनेस पार्टनर यानी कि नी हुएसंग उसे टेक्स्ट करता है कि वो अपने कलर को हाइड कर ले, क्योंकि उसको पता था कि उइंग को अपने बिजनेस पार्टनर के आगे अच्छे से प्रेजेंट करना पसंद है। जिसके बाद जब उइंग का नजर वो मैसेज पर पड़ता है तो वो स्मग करते हुए सभी को देखकर कहता है, इग्नोर करो, ये तुम्हारे बॉस के ओमेगा का मार्क है। तो बात सुनकर वहां पर प्रेजेंट सभी लोग शॉक हो गए थे, यहाँ तक कि नी हुएसंग भी, क्योंकि अभी तक उइंग ने नी हुएसंग को कुछ भी नहीं बताया था वांगजी के बारे में। जिसके बाद उइंग सभी की ओर देखकर स्ट्रिक्टली कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग धीरे धीरे से पूरा स्टॉक खरीदना शुरू कर दो, वो भी जियांग कॉर्पोरेशन का, ताकि हमें इजी हो इसे टेक ओवर करने में, क्योंकि उनका स्टॉक प्राइस अभी सबसे ज्यादा कम प्राइस में मिल रहा है। जिसे सुनकर सभी लोग भी राजी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था उइंग के पास्ट के बारे में। वहीं दूसरी तरफ जियांग कॉर्पोरेशन में सभी लोग जब मीटिंग कर रहे थे, तभी उन लोगों को ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि एक्चुअली में उनके पीछे कौन पड़ा है, कौन उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि किसी को भी ये कानो खान भी खबर नहीं हो सकता कि उनके पीछे एक्चुअली में जो पड़ा है वो टेक इंडस्ट्री का जायंट है, वो हिडन अल्फा। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जब मैं उठता हूँ नींद से तो मेरा बैक बहुत ही ज्यादा पेन कर रहा था, जिसे रियलाइज करने के बाद मैं अपने बगल में जब पाता हूँ कि उइंग अभी भी चैन से सो रहा था, जिसे देखकर मैं गुस्से में उसे एक किक करता हूँ, जिससे हमारा उइंग जग जाता है और वो तुरंत ही मेरी ओर देखकर कहता है कि क्या हुआ, तुम सुबह सुबह मुझे सेड्यूस कर रहे हो। जिसे सुनकर मैं आई रोल करते हुए कहता हूँ, क्या तुम रात को ही सेटिस्फाई नहीं हुए हो, अभी भी तुम्हें भूख लगी है। तभी वो मुस्कुराते हुए कहता है, और बेबी तुम तैयार हो जाओ, क्योंकि आज हम किसी इम्पोर्टेंट लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। जिसे सुनकर मैं कहता हूँ, किन से। जिसे सुनकर उइंग तुरंत जवाब देता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ वो मेरा भाई की तरह है और उसका ओमेगा। जिसे सुनने के बाद मैं भी एक्साइटेड हो जाता हूँ, क्योंकि आज वो पहली बार मुझे उसका कोई क्लोज पर्सन के साथ मिलाने ले जा रहा था। तभी हमें
थोड़ा वक्त ही लगता है, अराउंड 2 आवर्स, जिसके बाद हम लोग तैयार हो जाते हैं और हम लोग चले जाते हैं स्टारलाइट के टॉप फ्लोर पर, जहाँ पर पूरा वॉल ग्लास का बना हुआ था और बीचों बीच 2 राउंड टेबल था, जिसे देखकर मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि विंग तो कुछ ना कुछ जॉब कर रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि वो स्टारलाइट का ओनर है। वहीं दूसरी तरफ मेरे बगल में खड़ा हुआ विंग मेरा ये एक्सप्रेशन को देखकर वो मुझे मेरे कमर से पकड़ते हुए अपने करीब ले जाते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम शॉक नहीं, इतना ज्यादा शॉक हो गए? जिसे सुनकर मैं कहता हूँ कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे अपने ऑफिस लेकर आ रहे हो? जिसे सुनने के बाद वो हंसते हुए कहता है कि मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। जिसे सुनकर मैं उसको घूरते हुए कहता हूँ, ये सरप्राइज था या शॉक? तभी मुझे दूसरी तरफ से 2 लोगों की मुस्कुराहट की आवाज सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद मैं तुरंत ही विंग से दूर हो जाता हूँ और जब उस ओर देखता हूँ तो उन दोनों में से एक फेमिलियर इंसान को पाता हूँ, क्योंकि वो इंसान कोई और नहीं वेनिंग था, जो कि मेरे साजुई वेनचिंग के छोटे भाई थे और वो भी एक ओमेगा था। जिसे देखकर मैं खुश होते हुए कहता हूँ, वेनिंग तुम यहाँ पर? जिसे सुनने के बाद वेनिंग भी भागकर आकर मुझे हक करते हुए कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ ये जानकर कि तुम भी एक ओमेगा आज प्रेजेंट हुए हो। तभी उसके पीछे खड़ा हुआ अल्फा अपने गले को खरचते हुए कहता है, तुम दोनों मुझे कैसे इग्नोर कर सकते हो? जिसे सुनने के बाद वेनिंग मुझसे दूर होते हुए उससे मुझे इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है, इसे मिलो, ये मेरा अल्फा है वेनिंग, और ये तुम्हारे अल्फा का बेस्ट फ्रेंड है। जिसे सुनकर मैं भी मुस्कुरा देता हूँ और विंग की ओर जब देखता हूँ, विंग भी अपने सर को हाँ में हिला देता है और कहता है कि ये वही है जिससे मैं तुम्हें मिलाना चाहता था। तभी वो दोनों अल्फा हम दोनों ओमेगा को लेकर एक डाइनिंग टेबल पर बिठा देते हैं, जहाँ पर इतने सारे स्नैक्स को देखकर हम लोग खुश हो जाते हैं। तो और मैं उन लोगों की ओर देख कर कहता हूँ, और तुम लोग नहीं खाओगे? तो तभी विंग कहता है कि तुम लोग मुझे हाफ एन आवर दो, मैं हाफ एन आवर के बाद ब्रेकफास्ट मंगवा दिया हूँ, हम लोग उसके बाद खाएंगे, तो तब तक हम दोनों कुछ काम कर ले। जिसे सुनकर मैं भी अपने सर को हाँ में हिला देता हूँ। जिसके बाद जब वो दोनों उस फ्लोर के दूसरी ओर चले जाते हैं उनके कैबिन की ओर, तो हम दोनों ने हमारे अल्फाज के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि हर ओमेगा का ये जन्म सिद्ध अधिकार होता है, जिसके चलते हमें वक्त का भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि जब हमें हमारे पीछे से एक गले की खराशने की आवाज सुनाई देता है, तब तो हम जब मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं वहां पर हम दोनों के अल्फाज खड़े हुए थे और वो हम दोनों को ऐसे चिटचट करते हुए देखकर वो भी खुश थे, लेकिन फिर भी बनावटी गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को अगर एक साथ कर दूं तो हम दोनों की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए काफी हो। इसे सुनने के बाद मैं भी उन्हें मॉकिंग करते हुए कहता हूँ कि हाँ, हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो ये तो आम सी बात है ना, तो हम दोनों क्लोज तो होंगे ही, जैसे तुम दोनों हो। तभी नी वेसंग वेनिंग की ओर देख कर कहते, और तुम्हारा मेरा शिकायत करना खत्म हो गया है। जिसे सुनकर वेनिंग अपना आई रोल करते हुए कहता है, अगर तुम गलती कम करोगे तो मेरा शिकायत भी कम होगा। जिसे सुनकर मैं जो उसके बगल में ही खड़ा था वो भी हंस देता हूँ। जिसके बाद हम चारों मिलकर अपना ब्रेकफास्ट तो नहीं, ब्रंच एक साथ करते हैं, और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जियान चान को, जिसका रेड पीरियड जब खत्म हो जाता है और वो अपने सेंसेस में वापस आता है, तो वो खुद को अपने कैबिन में बने के रूम पर पाता है, जहाँ पर वो खुद को पूरे नेकेड हालत में देखकर और अपनी बॉडी में इतने सारे स्क्रैच के मार्क को देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और अपनी नज़र को चारों तरफ घुमाने लगता है। वहीं उसका नज़र जब उसके बगल में लेटे हुए एक नेकेड सी लड़की पर पड़ता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया था, और वो जब उस लड़की के बालों को हटाता है तो पाता है उसके बगल में कोई और नहीं, उसका असिस्टेंट रोज था। जिसे देखकर वो गुस्से में उससे हिलाते हुए कहता है, रोज तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और उसका इतना जोरों से चिल्लाने की और हिलाने की वजह से रोज का भी नींद टूट जाता है और वो नींदी भरी आंखों से जियानचन की ओर देखकर कहता है, सर आपने ही मुझे यहाँ पर लेकर आए थे
और आपने अपना पूरा रात मेरे साथ बिताया है। जिसे सुनकर जियांचन फ्यूरियसली कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे जितना सेंसेस में था मुझे मालूम है कि मैंने अपना रात वांग जी के साथ बिताया है। जिसे सुनकर रोज कहता है कि नहीं सर, आपने मुझे ही गले लगाते हुए और मेरे साथ ही टाइम बिताते हुए सर वांग जी के बारे में ही बोल रहे थे। जिसे सुनकर उसका गुस्सा बढ़ जाता है और तभी उसका नज़र रोज के गले में पड़े उसके मार्क पर पड़ता है, तो वो गुस्से में अपने बगल में पड़े अपने चेकबुक से एक ब्लैंक चेक को निकालकर उसके ओर फेंक कर कहता है कि इसे लो और यहाँ से चले जाओ और जल्दी जाकर अपना मार्क रिमूवल सर्जरी करो। जिसे सुनकर रोज बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि जियांचन ऐसा कहेगा। उसे ये तो मालूम था कि जियांचन गुस्सा करेगा कि उसने क्यों उसके साथ रात बिताया, लेकिन उसे उसका ये रिएक्शन मालूम नहीं था। तभी रोज प्लीड करते हुए कहता है, लेकिन सर, आपने खुद ही मुझे मार्क किया है और मार्क रिमूवल सर्जरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है और एक लड़की के लिए उतना पेन संभालना नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ जियांग कॉरपोरेशन में जितने भी सारे शेयर होल्डर थे वो धीरे धीरे अपना शेयर्स को बेचना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उन लोगों को ये मालूम पड़ गया था कि जियांग कॉरपोरेशन को संभालना इन लोगों की बस की बात नहीं है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियांचन वहां से फ्रेशन अप होने के बाद तुरंत ही चला जाता है लानवांग जी के अपार्टमेंट पर, जहां पर जब वो डोरबेल को रिंग करता है तो सामने से कोई और नहीं, हमारा उइंग, जो कि ट्राउजर में था, जिसे देखकर सामने खड़ा हुआ जियांचन शॉक हो गया था। तभी उसका नज़र उसके पीछे वांग जी पे पड़ता है, जो कि किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। जिसे देखकर तुरंत ही जियांचन उइंग को धक्का देते हुए अंदर जाते हुए कहता है, ये सब क्या चल रहा है। और तभी अचानक से उसे एक फेमिलियर सा फेरोमोन हिट होता है और वो कोई और नहीं चॉकलेट का था, यानी कि कोको का, जो किसी और से नहीं उइंग से आ रहा था। जिसे देखकर उसका आईज वाइड हो जाता है और वो शॉकिंगली उइंग की ओर देखकर कहता है, इसका मतलब तुम तो। तभी उइंग उसके बातों को कंप्लीट करते हुए कहता है, हाँ मैं ही हूँ वो अल्फा जिसके साथ वांग जी ने अपना पहला हिट बिताया था, और मैं एक अल्फा हूँ। और मुझे पता है तुम्हें ये जानकर बहुत ही ज़्यादा शौक लगा होगा, लेकिन मैं क्या करता, तुम्हारे मदर की वजह से मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। तभी मैं अपने किचन स्पैचुला को वहाँ पर रखकर उइंग के ओर आते हुए कहता हूँ कि तुम्हें उसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जियांचन गुस्से में मेरी ओर देखकर कहता है, क्यों नहीं करे, वो मेरा छोटा भाई है। तभी मैं और उइंग दोनों ही हंसने लगते हैं, क्योंकि हम दोनों को ही मालूम था आज तक जियांचन ने कभी भी उइंग को अपना भाई नहीं माना था, और आज जब वो एक अल्फा पता चला है तो वो उसे भाई कह रहा है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जियांचन के लिए इंसान का सेकेंडरी जेंडर। तभी अचानक से जियांचन कुछ सोचते हुए मेरी ओर गुस्से में देखते हुए कहता है, तो ये तुम दोनों का ही प्लान था ना। तभी मैं कुछ समझ नहीं पाता। तभी उइंग कहता है, क्या बकवास कर रहे हो, और तुम ऐसे कैसे चिल्ला सकते हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा ब्रदर इन लॉ डर रहा है। तभी जियांचन चिल्लाते हुए हम दोनों की ओर देखकर कहता है कि तुम दोनों ने ही मुझे धोखा दिया है, क्योंकि तुम दोनों ने अपने अपने जेंडर को मेरे मुझसे छुपाया है। तभी वो पागल की तरह हंसते हुए मेरी ओर देखकर कहता है कि वांग जी, तुम्हें सच में लग रहा है कि उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता था? नहीं, उसने तुम्हें इसलिए अपने पास रखा क्योंकि उसे पता था कि तुम मेरे लिए कितना खास हो, क्योंकि वो तुम्हारे थ्रू मुझसे रिवेंज लेना चाहता है। जिसे सुनकर मैं हंसते हुए कहता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए खास हूँ? तो तुम्हारा वो खासनेस अभी तक कहाँ पर था, या तुमने किसी लॉकर में उसे छुपा कर रखा? तभी अचानक से उइंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है, जियांचन, कहीं तुम खुद को कुछ बड़ा ही समझने नहीं लगे हो क्या? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे निपटने के लिए एक ओमेगा का इस्तेमाल करूंगा और मैं अपने मैरिज और अपने प्यार को सैक्रिफाइस करूंगा? तभी वो तुरंत ही उसके ओर देखकर कहता है कि और तुम्हें सच में लग रहा है कि वो तुमसे प्यार करेगा? क्योंकि आज से 2 महीने पहले वो मेरे ओर ऐसा घूम रहा था कि जैसे वो मेरा पालतू कुत्ता है। तभी
उइंग मुझे पॉजिटिवली अपने और ज़्यादा करीब ले जाते हुए कहता है कि मेरे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता, जब तक वो इंटरेस्टेड है वो मेरे साथ रह सकता है। उइंग के मुंह से ऐसी बातों को सुनकर जियानचन का मुंह पूरी तरह से काला पड़ जाता है और वो अपने मुंह को तो खोलता है कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो किसी भी तरह का सेंटेंस ही फॉर्म नहीं कर पाता और कुछ बोल ही नहीं पाता। तभी वो अचानक से उइंग की ओर देखकर कहता है, और तुम्हारा मॉम और तुम दोनों ही हमारे बाप बेटे के झूठे के बराबर हो, क्योंकि तुम्हारे मॉम मेरे डैड के मिस्ट्रेस थे और तुमने मेरे एक्स को अपना ओमेगा बना लिया। हाउ शेमफुल। जिसे सुनने के बाद मैं खुद को और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया और गुस्से में जाकर जियानचन को एक जोरदार चाटा दे दिया, जिसके चलते उसका फेस एक तरफ लुढ़क गया, जिसे देखकर वो शौक होते हुए मेरी ओर देखकर कहता है, तुमने मुझे मारा, वो भी उस इंसान के लिए। जिसे सुनने के बाद मैं उसे और एक बार दूसरे गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहता हूँ, हाँ, तुमने आज तक जितना भी मुझे जिल्लत किया और तुमने जो आज तक बिहेवियर दिखाया है, उसके चलते 2 थप्पड़ तो बहुत ही ज्यादा कम है। जिसके बाद तुरंत ही जियानचन वहां से चला गया, क्योंकि वो और ज्यादा ह्यूमिलिएशन फेस नहीं कर पाया। जिसके बाद तुरंत ही उइंग मुझे हक कर लेता है, क्योंकि उसके बाद मैं भी समझ जाता हूँ कि उइंग को वो सब कुछ याद आ गया है कि कैसे उसका फादर ने उसके मॉम के साथ बिहेव किया था और उसके मॉम को आखिर में कैंसर के चलते इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ा। तो मैं उसके पीठ को सहलाते हुए कहता हूँ कि उइंग, तुम्हें और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज के बाद कभी भी जियानचन तुम्हें कुछ कहे तो तुम मुझे बताना, मैं उसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा। जिसे सुनकर उइंग, जो अभी थोड़ा सैड था, फिर भी मुस्कुरा देता है, जिससे सुनकर मैं भी खुश हो जाता हूँ और उसे हक कर लेता हूँ टाइटली। वहीं दूसरी तरफ जियांग फेमिया के लिए धीरे धीरे परेशानी बढ़ते ही जा रहा था, क्योंकि अब उनका स्टॉक मार्केट के साथ साथ उनका इकलौता बारिश यानी कि जियांगचन भी ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि उसने एक ओमेगा जिसके साथ अपना रट को स्पेंड किया उसे फोर्स कर रहा था मार्क रिमूवल सर्जरी के लिए, जिसका वीडियो पूरी इंटरनेट में वायरल हो गया था। जिसे देखकर जियानचन अपने सर को पकड़ लेता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि अब उनको बचाना किसी के भी बस का बात नहीं है। अब उनके पास सिर्फ एक ही मौका है ताकि वो खुद के फैमिली को बचा सके, और वो है अपने कंपनी को सेल कर देना। उसके बाद जो कहते हैं ना, चीजों को बद से बदतर होने के लिए कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं लगता, जिसके चलते लोगों ने धीरे धीरे जियांग फेमिया के पास्ट को भी खोजना शुरू कर दिया था। जिसके बाद उन लोगों को ये मालूम पड़ा कि कैसे उन्होंने भी अपने जवानी के वक्त पर उइंग के मॉम को सेड्यूस किया था और उनके साथ नाइट स्पेंड करने के बाद उन्हें छोड़कर चले आए थे। और जब उनके बारे में उनके मैडम यू को मालूम पड़ा, उन्होंने अपने कनेक्शन को यूज करके उस लड़की को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया और साइबर बुलिंग के चलते उन्होंने अपना सर को छुपाने के लिए गार्बेज इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। जिस न्यूज को जब उइंग सुनता है तो उसे याद आता है कि बचपन में जब उसने अपने मॉम के सर्टिफिकेट और यूनिवर्सिटी डिग्री को देखा था, तो वो हमेशा अपने मॉम से क्वेश्चन करता था कि आज तक उन्होंने कभी भी किसी कंपनी में जॉब करना क्यों चूज नहीं किया। तो उसके चीज को, ये सवाल को हमेशा उसके मॉम टाल देती थी, लेकिन आज उसे मालूम पड़ा कि मैडम यू ने कैसे उसके मॉम के पूरे जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जबकि सारा भूल उनके हस्बैंड का था। जिसके बाद पूरी की पूरी जियांग फैमिली पूरे चाइना के सामने पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। वो लोग पूरी दुनिया के लिए एक लैफिंग स्टॉक बन गए थे। उनका जो हमेशा से था कि रेपुटेशन, उनका वो रेपुटेशन पूरी तरह से रुइन हो गया था, और वो भी उन लोगों के खुद के हाथों। वहीं जब उन लोगों ने अपने कंपनी को सेल करने की बातें की तो किसी भी कंपनी ने आगे नहीं आया, क्योंकि कौन भी इंसान चाहेगा एक घाटे में गया हुआ कंपनी को खरीदना। तभी आखिर में स्टारलाइट कंपनी आ गया, जिसने जियांग कॉर्पोरेशन को अपने कंपनी के अंडर पूरी तरह से मर्ज कर लिया। तभी जिस दिन स्टारलाइट ने जियांग कॉर्पोरेशन को खरीदा था, उस दिन स्टारलाइट कंपनी के ओनर के तौर पर वहां पर प्रेजेंट थे जियांग गुशियान एंड न्यू हेसंग, जिसे देखकर पूरी दुनिया पूरी तरह से शॉक हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि
जियांग फैमिली का इलिजिमेट चाइल्ड ही है स्टारलाइट कंपनी का ओनर। वहीं दूसरी तरफ जियानचन जब स्टारलाइट की ओनर के तौर पर विंग को देखता है तो वो मन में सोचता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि सबसे बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ सभी चीज बेस्ट प्रोवाइड किया गया जियानचन को, ना कि विंग को। लेकिन फिर भी वो इतने बड़े कंपनी का ओनर कैसे हो सकता है। वहीं उसके बगल में खड़े हुए उसके डैड यानी कि विंग के भी डैड, जो सिर्फ नाम के ही हैं, वो विंग की ओर देखकर कहते हैं मैं तुम्हारा एक्चुअल डैड हूँ, क्या तुम मुझे इतना ज्यादा हेट करते हो। जिसे सुनकर विंग हंसते हुए कहता है डैड, क्या सिर्फ स्पर्म डोनेट करने से कोई डैड हो सकता है? अगर ऐसी बात है तो सरोगेसी वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप मेरे डैड होने की वजह से क्या किया है, लेकिन आपके वजह से और आपके वाइफ की वजह से आज मैं बिना माँ के पला बड़ा हूँ। जिसे सुनने के बाद जियांग फेमिया कुछ नहीं कह पाते और तभी विंग के द्वारा अलर्ट किए गए इन्वेस्टिगेटर आकर विंग के हाथों में एक रिपोर्ट देते हैं, जिसके थ्रू ये पता चलता है कि जियांग फेमिया आज तक कंपनी से 1 बिलियन के अराउंड घपलाती किया है। जो बात देखकर विंग के साथ साथ वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। जिसके बाद जियांग फेमिया के ऊपर कोर्ट केस चलता है और आखिर में उन्हें लाइफ टाइम जेल की सजा सुनाया जाता है। जब ये सब कुछ खत्म हो जाता है तो आखिर में विंग अपने ऑफिशियली नाम को जियांग वुशियन से वुशियन पर कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि वे उसके मॉम का सरनेम था और उसके बाद पूरी दुनिया के सामने सिर्फ वुशियन था, ना कि कोई जियांग वुशियन, क्योंकि उसे नफरत था पूरे जियांग फैमिली से और वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके नाम के चलते उसके फ्यूचर में होने वाले बच्चे भी उसके जियांग फैमिली के नाम को आगे बढ़ाएं। जिसके बाद एक दिन वो वांगजी को लेकर अपने मॉम के ग्रेवयार्ड पर जाता है, जहां पर वो अपने मॉम के आगे उनके मॉम के फेवरेट सनफ्लावर को रखते हुए कहता है कि मॉम, अब आप खुश तो हो ना, मैं उस इंसान को सजा दे दिया जिसके आप सबसे ज्यादा नफरत करते थे और जिसके वजह से हम दोनों ने इतना ज्यादा सफर किया। तभी वांगजी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि आंटी आप चिंता मत कीजिए, मैं विंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिसे देखकर विंग अपना आई रोल करते हुए कहता है आंटी किससे कहा, उन्हें मॉम कहो। जिसे सुनने के बाद मैं भी उन्हें देखकर मॉम कहते हुए कहता हूँ मॉम आप चिंता मत करो, हम दोनों खुश रहेंगे और आप ऐसे ही हम दोनों के ऊपर अपना ब्लेसिंग बनाए रखना। जिसके बाद एक दिन निकलकर हम दोनों ने मेरे फैमिली यानी कि लान फैमिली जाकर विंग ने ऑफिशियली मेरे हाथ को अपने लिए मांगा था, जिसके चलते यानी कि लान चिरन भी हाँ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें भी ये देखकर खुशी था कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ विंग के साथ, जितना खुश मैं कभी भी जियांचन के मिलकर साथ था तब नहीं था। उसके बाद ये डिसाइड होता है कि मर्जर पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद और सारे चीजों को सेटल करने के बाद हम दोनों एक दिन शादी कर लेंगे, जिसके सुनकर सभी लोग भी राजी हो जाते हैं। उसके बाद हमें अराउंड 15 डेज के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब मैं अपने वेडिंग ड्रेस में अपने आइल पर चलकर जाने ही वाला था। बस उससे थोड़ी देर पहले ही कहीं से जियांचन वहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है और वो मुझे स्टेज बनाकर विंग के सामने ले जाते हुए कहता है कि ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से हुआ है, आज मेरा पूरा फैमिली बिखर गया है। जिसे सुनकर विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, और ये सब कुछ हम लोग शांति से भी बैठकर कर सकते हैं, प्लीज तुम वांगजी को छोड़ो। वहीं पर मैं जो कि उसके नाइफ के नीचे था और मैं अपने बेली को सहला रहा था, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट किसी को भी ये बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और मैं अभी ये भी नहीं चाह रहा था कि ये चीज जियांचन को मालूम पड़े, क्योंकि मुझे जितना मालूम है जियांचन जितना पागल है वो इस बच्चे को मोहरा बनाकर विंग को घुटने पर ला सकता था। तभी विंग जब मुझे बचाने के लिए धीरे धीरे आगे आता है, जिस चीज को जब जियांचन नोटिस करता है तो वो उस नाइफ के ग्रिप को मेरे गले के ऊपर और प्रेस करता है, जिसके वजह से मेरा फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है और मैं खुद को काम डाउन करते हुए उसके ग्रिप को पकड़कर उसके हैंड को मोड़ देता हूँ और उससे पीछे ढकल देता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ पर रखे गए बांस पर बच लग जाता है और उसका सर फूट जाता है
और मैं भागकर जाकर उइंग को गले लगा लेता हूँ। तभी उइंग मुझे चेक करते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तभी उइंग की नज़र मेरे गले पर बने वो नाइफ के मार्क पर जाता है और वो गुस्से में जियानचन की ओर जाता उससे पहले कहीं से रोज आकर जियानचन को एक नाइफ घुसा देता है, जिसे देखकर वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पर स्टारलाइट के ओनर उइंग के साथ साथ उनके ओमेगा पार्टनर की शादी के लिए आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर यह सब कुछ हो जाएगा। तभी उइंग भी भागकर जाकर रोज को पकड़ लेता है, जो कि गुस्से में जियांगचन के पेट में छुरी को घुपते ही जा रहा था, क्योंकि और वो पागल की तरह चिल्ला रहा था कि तुम कैसे इंसान हो जो कि अपने बच्चे को ही मरवा दिए। तभी सभी को ये मालूम पड़ा कि रोज जब ग्लैंड को निकाल रही थी, रिमूव कर रही थी मार्क रिमूवल, तो भी वो प्रेग्नेंट थी और मार्क रिमूवल सर्जरी के चलते उसका मिसकैरेज हो गया था। जिसके बाद वहाँ पर एक लोग ने पुलिस को कर लिया और उसके बाद रोज अटेम्प्ट को मर्डर के चलते उसे जेल हो गया और वहीं जियानचन वो हमेशा के लिए कोमा में चला गया। इसके बाद बिना कोई डिस्टरबेंस के हमारे प्यारे शानवांग का शादी कंप्लीट हो गया और उस वेडिंग नाइट के ही दिन वांग जी उइंग को ये बताता है कि वो पिछले 2 हफ्तों से प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर उसका ये रूथलेस अल्फा उसके आगे रोने लगता है, जिसे देखकर वांग जी वो कुछ ज्यादा ही टेंशन कर लेता है और उसके गालों को पकड़ते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? जिसे सुनकर उइंग अपने सर को जोरों से नामे हिलाते हुए कहता है, क्या पागल हो गए हो? मैं क्यों खुश नहीं होगा? मेरे जैसे अनाथ को एक फैमिली मिलने वाला है, एक खूबसूरत सा ओमेगा और एक बच्चा भी आगे आने वाला है, तो मैं खुश क्यों नहीं होगा? तभी वांग जी कहता है कि तो तुम रो क्यों रहे हो? जिसे सुनकर उइंग अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, पागल, ये खुशी के आंसू थे और आज मैं खुद को सबसे लकी महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं जिस इंसान से प्यार किया और आखिर में उसी इंसान से शादी किया और आज मैं पापा बनने वाला हूँ। जो बात सुनकर वांग जी जो उसके गले लगा हुआ था वो शौक होकर उसकी ओर देखकर कहते, क्या तुम मुझसे प्यार करते थे? जिसे सुनकर उइंग कहता है कि हाँ, तुम्हें याद है जब मैं पहली बार जियांग फैमिली में आया था, तो हर रोज मुझे किसी न किसी ने टॉर्चर किया, यहाँ तक कि जियांग फैमिली के मेट्स भी मुझे टॉर्चर करते थे, लेकिन जियांग फैमिली में सिर्फ तुम थे। जब तुम आते थे तो तुम मुझे एक इंसान की तरह ट्रीट किए, एक जीता जाता इंसान की तरह। तो ये ऑब्वियस है ना, मैं तुम्हारी तरह अट्रैक्ट था, लेकिन बाद में मुझे मालूम पड़ा कि तुम मेरे ब्रदर जियानचन के फियांसे हो, जिसके बाद मैं हमेशा तुम्हारे से दूर जाना चाहता था। लेकिन बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि जियानचन तुम्हारे ना रिप्रेजेंट करने के चलते बाकी ओमेगास के साथ मिलकर तुम्हें चीट कर रहा है, इसीलिए मैं सिटी में वापस आ गया। जो बात सुनकर वांग जी चौंक जाता है, क्योंकि वांग जी को उइंग के ये साइड के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। तभी उइंग कहता है कि और तुम्हें एक चीज मालूम है? तभी वांग जी उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, क्या? तभी उइंग कहता है कि आज तक तुम्हें जितने भी उइंग के चीटिंग के बारे में मालूम पड़ा है वो सब कुछ प्रूफ के साथ मैंने तुम्हें दिया था और मैं चाहता था कि तुम जियानचन के असलियत के बारे में जानने के बाद उसे छोड़ दो, लेकिन तुम उसके प्यार में इतने ज्यादा अंधे थे कि तुम उसके हर गलती को माफ करने के लिए तैयार थे। तुम्हें पता है ये सब कुछ देखकर मुझे कितना दर्द होता था? जिसे सुनने के बाद वांग जी उसे हक करते कहते हैं, आई एम सॉरी। अगर मुझे मालूम पड़ता कि जियांगचन इतना ज्यादा कमीना इंसान है तो मैं कभी भी उसके तरफ प्यार नहीं करता और अपना इतना ज्यादा वक्त उसके लिए बर्बाद नहीं करता। तभी वांग जी को सोचते हुए उसकी ओर देखकर कहता है, लेकिन तुम्हारे मैनेजर होने के बारे में? तभी उइंग हंसते हुए कहता है, मैं ये इमेज इसलिए क्रिएट किया था ताकि कोई ओमेगा या कोई और बेटा मुझे अप्रोच ना करे, क्योंकि मैं हमेशा खुद को तुम्हारे लिए प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। जिसे सुनकर वांग जी भी खुश हो जाता है और कहता है, इसका मतलब उस दिन जब हम दोनों ने एक रात बिताया था तो हम दोनों के लिए ही अपना पहला रात था। जिसे सुनकर उइंग भी अपने सर को हाँ में हिला देता है, जिसे के बाद हमारा प्यारा शानवांग खुशी खुशी एक दूसरे को गले लगाते हुए सो जाते हैं।
तो ये था मेरी स्टोरी कोको वैनिला, जहाँ पर आपको वांगजी के लव एंड डिवोशन के साथ साथ उइंग के रिवेंज भी देखने को मिलता है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आया है, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलिएगा। तो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन शॉट। टिल देन कीप ड्रीमिंग।